गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर हेमलता अंकोरिया, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू से। बच्चों, हम एमए फाइनल का भारत में लोक प्रशासन पेपर पढ़ रहे हैं। इस पेपर में हम जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने आपको जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का संगठनात्मक ढांचा और प्रशासनिक लागत के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों की कार्मिक नीति के बारे में बताएंगे। जैसा कि मैं पूर्व में आपको बता चुकी हूँ कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की स्थापना गाँवों में गरीबी उन्मूलन के लिए की गई है। बच्चों, वर्तमान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा स्टाफ को रखने तथा भर्ती करने के लिए एक जैसी नीति नहीं है। अधिकांश राज्यों में स्टाफ प्रत्यक्ष रूप से भर्ती करके और प्रतिनियुक्ति आधार पर रखे जाते हैं। यह अनिवार्य है कि विवेकाधीन कार्मिक नीतियों का पालन हो। यदि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एक व्यावसायिक अभिकरण है अथवा वांछित कार्य को पूरा करता है। बच्चों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के जो सिद्धांत बनाए गए हैं, जिनका निश्चित रूप से पालन होना चाहिए। नीति के मामलों के रूप में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का कोई स्थायी स्टाफ नहीं होना चाहिए। विशिष्ट अवधि के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के लिए प्रतिनियुक्ति यानी डेपुटेशन आधार पर कर्मचारियों को लेने से बेहतर चयन, स्टाफ पैटर्न में लचीलापन तथा स्टाफ को प्रेरित करने में मदद मिलेगी। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को सुदृढ़ बनाने का उद्देश्य उनको कतिपय व्यावसायिक सामर्थ्य तथा लोचशील स्टाफ पैटर्न उपलब्ध कराना है। प्रारंभ से ही जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को किसी भी सीधी भर्ती के लिए लंबे समय तक मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। स्टाफ जो आजकल जिला ग्रामीण अभिकरण में तैनात है के संबंध में राज्य ग्रामीण विकास विभाग को तत्काल रूप से ऐसे स्टाफ को लाइन विभागों में समावेश करने के लिए 3 से 5 वर्षों की योजना बनाई जानी चाहिए। परियोजना निदेशकों, परियोजना अधिकारियों, सहायक परियोजना अधिकारियों तथा सभी तकनीकी पदों को ऐसे दक्ष और प्रेरणा प्रदान करने में सक्षम व्यक्तियों द्वारा भरा जाए जो इसमें सिद्धहस्त हों और विशिष्ट चयन समिति द्वारा उद्देश्य ढंग से इनका चुनाव किया जाए। राज्य के मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, अपर मुख्य सचिव तथा सचिव सदस्य संयोजक की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा परियोजना निदेशकों का चयन किया जाना चाहिए। इस प्रकार सहायक परियोजना अधिकारियों तथा अन्य तकनीकी अधिकारियों के स्तर के अधिकारियों के लिए सचिव की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति होनी चाहिए। लिपिक वर्गीय तथा निचले रैंकों के अलावा अन्य स्टाफ का भी एक समुचित चयन समिति द्वारा चयन किया जाना चाहिए। परियोजना निदेशकों तथा सहायक परियोजना अधिकारियों के चयन में युवा अधिकारियों के चयन पर बल दिया जाना चाहिए। निश्चित रूप से परियोजना निदेशक तथा सहायक परियोजना अधिकारी 40 से 45 वर्ष से अधिक आयु के न हो तथा किसी भी स्थिति में 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी आयु सीमा निर्धारित की गई है। परियोजना कार्मिकों के कार्यकाल का पर्याप्त न होना गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में चिंता का घटक है। इस जोखिम के समाधान के प्रयोजन के लिए उनकी न्यूनतम अवधि पर बल देना और अवधि समाप्ति को भी सुनिश्चित करना अनिवार्य है। परियोजना निदेशकों, सहायक परियोजना अधिकारियों तथा अन्य तकनीकी स्टाफ का कार्यकाल कम से कम 2 से 3 साल होना चाहिए और केवल अपवादात्मक परिस्थितियों के अंतर्गत ही लिखित में विशिष्ट कारणों के रिकॉर्ड होने के पश्चात बदला जा सकता है। किसी प्रकार के उल्लंघन का अर्थ संबंधित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के लिए नियमों का निलंबन है। राज्य का ग्रामीण विकास सचिव जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के परियोजना निदेशकों का
समग्र प्रभारी होना चाहिए। प्रारंभ से ही चयन के पश्चात परियोजना निदेशकों की तैनाती के आदेशों को सचिव ग्रामीण विकास द्वारा जारी किया जाना चाहिए, न कि किसी अन्य विभाग द्वारा। परियोजना निदेशकों अन्य अधिकारियों का काडर नियंत्रण प्राधिकरण संबंधित अधिकारियों की सेवाओं को संबंधित पदों में नियुक्ति करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग को सौंप सकता है। सचिव ग्रामीण कार्यभारी प्रबंध करने के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। जब परियोजना निदेशक लंबी छुट्टी पर गए हुए हों, सचिव ग्रामीण विकास परियोजना निदेशकों तथा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के अन्य स्टाफ की प्रशिक्षण आवश्यकताओं में सक्रिय रूप से शामिल होंगे। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को एक व्यावसायिक निकाय बनाने के प्रयोजनार्थ जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के कर्मचारियों और स्टाफ को ग्रामीण क्षेत्रों और गरीबी के प्रबंध के सामान्य क्षेत्र में नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में तैनात किए जाने वाले कार्मिकों को अपने कार्य के प्रति समुचित रूप से अनुकूल बनाने के लिए सेवापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसमें सेवा काल में वार्षिक प्रशिक्षण की प्रणाली भी होनी चाहिए, जहां अधिकारी संबंधित क्षेत्रों के बारे में जानकारी दे सके तथा जिसमें उनके अनुभवों के आदान प्रदान के अवसर भी हो। राष्ट्रीय महत्व के व्यावसायिक संस्थानों के परामर्श से मंत्रालय द्वारा समुचित प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाए जाएं। राज्य सरकारें भी ग्रामीण विकास मंत्रालय के परामर्श से उचित राज्य स्तरीय संस्थाओं का पता लगा सकती है। बच्चों, हम जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के प्रशासन के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की भूमिका नियत कार्य करने की है, जो अन्य संस्थाओं विभागों से स्पष्ट रूप से भिन्न है। तथापि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जिले का ही प्रमुख भाग है, वे उसी के अनुसार कार्य करेंगे। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एक पंजीकृत सोसाइटी की भांति है, जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट अथवा जिला परिषद में अपनी एक अलग पहचान वाले जिला प्रकोष्ठ के अंतर्गत पंजीकृत हो। जिला परिषद का अध्यक्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के शासी निकाय का अध्यक्ष होता है। कार्यकारी और वित्तीय कार्य फिर भी सीईओ जिला परिषद जिला कलेक्टर के पास रहने चाहिए, जिसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा कार्यकारी निदेशक के रूप में मनोनीत किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने की उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का प्रशासन और कार्यक्रम दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किए जाएं। जहां पर जिला परिषदें नहीं है अथवा काम नहीं कर रही है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जिले के कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर के अंतर्गत काम करते हैं। जैसा भी मामला हो, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का प्रशासन शासी निकाय द्वारा चलाया जाता है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का शासी निकाय नीति निर्देश, वार्षिक योजना के अनुमोदन तथा विभिन्न कार्यक्रमों सहित योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी की व्यवस्था करता है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का शासी निकाय तिमाही में एक बार बैठक करेगा। शासी निकाय का संगठन इस प्रकार होना चाहिए। पहला है, जिला परिषद का अध्यक्ष होगा, सभी संसद सदस्य तथा विधायक और जिले के विधायी परिषद के सदस्य। तीसरा है, 1 वर्ष की अवधि के लिए वर्णानुक्रम के अनुसार बारी बारी से नामित किए जाने वाले पंचायत समिति के 1/3 अध्यक्ष, उनमें से 1 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा 1 महिला अवश्य होनी चाहिए। चौथा है, जिला परिषद का सीईओ, जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कार्यकारी निदेशक। 5वां है, जिले का सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष।
छठा है अध्यक्ष ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। सातवां है जिला लीड बैंक अधिकारी। आठवां है जिला स्तर के भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि। नौवां है जिला स्तर का नाबार्ड प्रतिनिधि। 10वां है महाप्रबंधक DIC। 11वां है KBIB का प्रतिनिधि। 12वां है जिला अधिकारी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण का प्रभारी। 13वां है जिला महिला और बाल कल्याण अधिकारी। 14वां है अपंगों के कल्याण संबंधी जिला अधिकारी। 15वां है तकनीकी संस्थाओं का एक प्रतिनिधि। 16वां है गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, 2 प्रतिनिधि होने चाहिए। 17वां है कमज़ोर वर्गों के 2 प्रतिनिधि, उनमें से एक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से लिया जा सकता है। 18वां है ग्रामीण महिलाओं का एक प्रतिनिधि और 19वां है परियोजना निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सदस्य सचिव। जहाँ पर जिला परिषदें नहीं हैं, राज्य सरकारें DRDA के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए संबंधित जिले से राज्य विधानमंडल के चयनित सदस्यों को नामित कर सकती है। अब हम कार्यकारी समिति की बात करेंगे। प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा निर्धारित की जाने वाली वित्तीय और कार्यकारी शक्तियों के प्रत्यायोजन की योजना के अनुसार कार्यकारी समिति द्वारा DRDA की सभी कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए तथा यह समिति शासी निकाय और सरकार के लिए DRDA के कार्यकारी समिति की अध्यक्षता मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यकारी निदेशक द्वारा की जानी चाहिए और जिला स्तर के अधिकारियों तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की आयोजना तथा कार्यान्वयन के लिए आवश्यक किसी अन्य अधिकारी को भी शामिल किया जाए। DRDA का परियोजना निदेशक कार्यकारी समिति का सदस्य सचिव होता है। कार्यकारी समिति माह में अपनी कम से कम एक बैठक आयोजित करती है। बच्चों, हम वित्तीय प्रक्रिया यानी फाइनेंशियल प्रोसीजर के बारे में जानेंगे। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन की योजना केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अपेक्षित निधियों को 75:25 मतलब 75 व 25 के 25 के अनुपातिक में केंद्र 75% और राज्य 25% के बीच वहन किया जाना चाहिए। ये मैं पूर्व में भी आपको बता चुकी हूँ। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिशा निर्देशों के अनुरूप ही जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को सीधे रूप से निधियां जारी की जाती है। केंद्र निधियों को 2 किस्तों में जारी करता है। पहली किस्त को जारी करना, इसमें पहला है पहली किस्त को बिना किसी औपचारिक अनुरोध के जारी किया जा सकता है। यदि पिछले वर्ष में दूसरी किस्त को बिना किसी शर्त के जारी किया गया था, यदि पिछली सारी किस्तें जारी नहीं की गई थी या कुछ शर्तों के साथ जारी की गई थी, तो शर्तों को पूरा हो जाने दूसरी किस्त को जारी न करने के बाद जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों से पहली किस्त को जारी करने के लिए औपचारिक आवेदनों की आवश्यकता होती है। पहले वर्ष अर्थात 1999 से 2000 के लिए सभी DRDA तदर्थ आधार पर पहली किस्त को जारी करेंगे। वित्तीय वर्ष के दूसरे माह के अंत तक पहली किस्त को साधारणतः जारी कर दिया जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे दूसरी किस्त को जारी करना। दूसरी किस्त की मात्रा सीमा के अंदर वास्तविक आवश्यकता पर आधारित होनी चाहिए। जो शर्तें हैं
जिनको पूरा होने पर निर्धारित प्रोफार्मों में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के अनुरोध पर केंद्रीय निधियों की दूसरी किस्त को जारी किया जाना चाहिए, जिससे राज्य सरकारों द्वारा चालू वर्ष के लिए बजट प्रावधान को सूचित किया जाए। केंद्रीय रिलीज अनुपात से अधिक नहीं होगी। राज्य सरकार विगत वर्ष के दौरान अपनी योजना जारी करेगी। इसके अंश की रिलीज में कमी की दूसरी किस्त से कटौती की जाएगी। चालू वर्ष की पहली किस्त के लिए राज्य सरकार के योगदान को भी जारी किया गया हो। अगले वर्ष ले जाई गई निधियों सहित उपलब्ध निधियों के कम से कम 60% का उपयोग किया गया हो। जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का अधिशेष वर्ष के आवेदन के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसके लिए निधियां जारी की जाती है। यदि अधिदेश इस सीमा से अधिक हो, राशि का केंद्रीय अंश जिसमें यह सीमा से अधिक है कि दूसरी किस्त को जारी करते समय कटौती की जाएगी। विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट, उपयोग प्रमाण पत्र भेजे जाने चाहिए। पिछली रिलीज के समय पर लाए गए किसी भी निबंधन और शर्त को पूरा कर लिया गया हो। DRDA किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में अलग से बैंक खातों में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन शीर्ष के अंतर्गत निधियों को रखे। निधियों पर प्राप्त ब्याज को DRDA प्रशासन के अंतर्गत खर्च की स्वीकार्य मदों के लिए अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाता है। उन्हें इसका कार्यक्रम के वित्त पोषण या बिल्डिंग के निर्माण और वाहनों की खरीद जैसे खर्चों की गैर स्वीकार्य वस्तुओं के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। बच्चों, हम बात करेंगे अब खातों के रख रखाव की। इस योजना और प्रत्येक अन्य योजना जिसके अंतर्गत DRDA निधियां प्राप्त करता है के लिए अलग से खाता होना चाहिए। ऐसे खातों का रखरखाव इस सिद्धांत के साथ किया जाता है कि किया गया खर्च योजना के उद्देश्य के प्रतिकूल नहीं है और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाता है। DRDA खातों की दोहरी प्रविष्टि पद्धति पर रखरखाव करना होता है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों की लेखा प्रक्रिया का भारत सरकार की ग्रामीण विकास मंत्रालय के जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों सोसाइटीज 1984 के लिए संशोधित लेखा प्रक्रिया नामक प्रकाशन में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है और समय समय पर अनुवर्ती अनुदेश जारी किए जाते हैं या किए जाने होते हैं। आंतरिक ऑडिट प्रकोष्ठों को इस सिद्धांत का निरीक्षण और पालन करने की विशेष जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। उनमें से एक लेखा अधिकारी आंतरिक ऑडिट की भूमिका निभाएगा। बच्चों, अब हम खातों की जो बैंक अकाउंट है उनके ऑडिट की बात करते हैं। परियोजना निदेशक रसीद और भुगतान लेखा, आय और खर्च लेखा और तुलन पत्र सहित 30 जून से पहले तैयार किए जाने वाले DRDA के वार्षिक खातों को देखता है। शासी निकाय के अनुमोदन के बाद वह चार्टरित लेखाकार अथवा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त किए गए किसी अन्य लेखा परीक्षक द्वारा खातों का ऑडिट कराएगा। लेखा परीक्षक और DRDA के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित खातों के वार्षिक विवरण और ऐसी ऑडिट रिपोर्ट की एक प्रति 30 सितंबर से पहले भारत सरकार और राज्य सरकार को तत्काल भेज देनी चाहिए। सेकंड है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पास सोसाइटी के खातों का ऑडिट कराने का अधिकार है और इस प्रयोजन के लिए DRDA की लेखा पुस्तकों और अन्य संगत रिकॉर्डों को प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ वार्षिक खातों की एक प्रति और उस पर DRDA की टिप्पणियों को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नामित ऑडिट कार्यालय को भेजा जाना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों अथवा पार्टियों जो राज्य स्तर अथवा
भारत सरकार के स्तर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ऐसी जांच करने के लिए नामित है को भी DRDA के खातों की जांच करने की छूट होनी चाहिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के अवर सचिव स्तर के ऊपर के सभी अधिकारियों तथा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी भी खातों की जांच कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष के अंत तक DRDA एजेंसी द्वारा रखी गई निर्धारित परिसंपत्तियों की अनुसूची को दर्शाने वाले एक विवरण को खातों के वार्षिक वितरण सहित निर्धारित प्रपत्र के साथ राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भेजना चाहिए। कोई अवमूल्यन नहीं लगाया जाना चाहिए और खातों में परिसंपत्तियों के मूल्य की वास्तविक लागत को दर्शाया जाए। सभी अभिकरणों को खातों के वार्षिक विवरण सहित निर्धारित प्रपत्र में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार को उपयोग प्रमाण पत्र भेजना होता है। उपयोग प्रमाण पत्र को पूर्णतः रसीदों और भुगतान लेखों दोनों में आदिशेष अंत शेषों के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए तथा उपयोग प्रमाण पत्र का मिलान भी किया जाना चाहिए। इस प्रावधान संगत कानून जिसके अंतर्गत DRDA पंजीकृत है के अंतर्गत सांविधिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त है। बच्चों, ये हमने DRDA के वित्तीय प्रोसीजर के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम संभागीय स्तर पर संभागीय आयुक्त के बारे में जानेंगे।